Assalamu alaikum. So I hope so it's clear till now. Should we proceed with today's lecture? Right. I will start my today's lecture with this question. Do lawyers and doctors fall in salary? No. Why not? But डॉक्टर को तो लेकिन डॉक्टर को तो गवर्नमेंट की तरफ से भी पैसे मिलते हैं फिर सर्विसेज दे रहे हैं और सर्विसेज बिजनेस के हेड एग्जैक्टली डॉक्टर दोनों हेड्स ऑफ इनकम में आ सकते हैं मैं इसकी रीजन देता हूँ गवर्नमेंट से उसको पे मिल रही है वो सैलरी है उसका इनकम आता है नेट सैलरी होती है उसका मंथली वो जो सैलरी एक आपकी स्लिप होती है आता है उसके पास नेशनल बैंक या जो भी बैंक है उधर जमा होता है ऐसी है उनका सैलरी भी लगेगा साथ साथ वो अपने प्राइवेट सर्विसेज भी दे रहे हैं अपना क्लिनिक खोला हुआ है उन्होंने वो इंडिपेंडेंट है कोई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है उनके पास अगर कोई मरीज आता है तो अपने एक कोई एम्प्लॉयमेंट के थ्रू थोड़ी आता है डॉक्टर बाउंड तो नहीं उसका इलाज करे डॉक्टर की अपनी डिस्क्रिशन है अपने खुद मुख्तारी और इंडिपेंडेंट के साथ वो सर्विसेज दे रहा है तो डॉक्टर हो गया लॉयर हो गया या कोई भी ऐसा पर्सन जो एक इंडिपेंडेंट सर्विस दे रहा है वो किस जुमरे में आएगा बिजनेस के जुमरे में सैलरी का मैंने आपको बताया था मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप अब मैं आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के डोमेन में रहते हुए इसकी डेफिनेशन आपको मैं दिखाता हूं कि बिजनेस इंक्लूड्स का मैंने आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के तहत कहा था कि इट इज एन एक्सक्लूसिव डेफिनेशन when there is a word includes it means stick to this section not go elsewhere ठीक है अगर इधर था business means you could take the definition from general clause act if the law is silent here or any other law ठीक है लेकिन जहां पे ये आया business includes any trade commerce manufacture और profession मैं इसी हद तक ही रहता हूं ट्रेड क्या होता है इब्राहिम भाई का फैक्ट्री है इधर उन्होंने फैक्ट्री लगा दी कोल्ड ड्रिंक्स की मैं वो रॉ मटेरियल को फाइन प्रोडक्ट्स में बनाते हैं लेबल उन्होंने कहीं और से लिया फार्मूला उन्होंने लाहौर से मंगवाया कैप जो है बोतल का वो कहीं और से है बोतल की वो जो डाई होती है वो कहीं और से सारा मिला के रॉ मटेरियल को एक फाइन प्रोडक्ट शेप दे के मैंने उनसे वो चीज़ें खरीद ली मैंने मैं क्या हूँ मैं ट्रेडर हूँ क्योंकि मैं आगे सेल कर रहा हूँ उसको मैं फाइन प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा हूँ बनाना किसका काम है मैन्युफैक्चरर का तो मैन्युफैक्चर कहाँ पे आ गया इधर है ना बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड मैन्युफैक्चरर कॉमर्स भी उसी मैन्युफैक्चर के अन करीब आता है और इसके अलावा आप क्या है प्रोफेशन में आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि व्हाट इज प्रोफेशन कोई भी इंडिपेंडेंट सर्विस हो सकती है चाहे डॉक्टर्स की हो लॉयर्स की हो इसके अलावा भी बहुत सारे सर्विसेज हैं बट डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट अब फिर से इधर उन्होंने क्लियर कहा कि एम्प्लॉयमेंट्स में नहीं काउंट होगी इधर उसने खुद एक्सप्रेसली कहा है कि एम्प्लॉयमेंट का आपने सैलरी के हेड्स ऑफ इनकम में ही रखना है इधर नहीं लाना उसको अगर इधर लाए तो वो वाइड अब इन इश्यू है उसकी कोई लीगल स्टेटस नहीं होगी ठीक है और इस डेफिनेशन के बीच में अगर हम देखें इन नेचर ऑफ ट्रेड और कॉमर्स मतलब ये है कि एडवेंचर अगर कोई मतलब शौकियाना साल में एक ही दफा डॉक्टर जाके क्लिनिक खोले और एक ही दफा में वो 2 लाख कमाए तो फिर वो बिजनेस नहीं होगा वो बिजनेस होगा वो कह रहे हैं कि एडवेंचर में अगर कोई एक दिन भी जाए वो बिजनेस है हमें इस चीज से गर्ज नहीं है कि आप सैलरी की तरह हर दिन जा रहे हैं कोई पे या लीव नहीं मिल रही वो हमारा गर्ज नहीं हमारा काम है आपको इनकम मिल रहा है भाई हमारा इनकम से काम है आपने टैक्स देना है भाई टैक्स से आप जान नहीं छुड़ा सकते ठीक है यहाँ तक क्लियर है सबको फिर मैंने मजीद इसमें टेबल बनाया टेबल में मैंने ट्रेड की मिसाल आपको ऑलरेडी दे दी है ठीक है कि मैं फाइन प्रोडक्ट्स को फर्दर मार्केट में सेल कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट मैन्युफैक्चरर वो होता है जो रॉ मटेरियल को एक फाइन प्रोडक्ट्स में चेंज करता है वो भी अपनी प्रॉफिट कमा रहा है ना इसी तरह आपका प्रोफेशन है डॉक्टर्स लॉयर्स का ठीक है एम्प्लॉयमेंट नहीं है इसमें जनरल रूल जिसे हम कहते हैं गोल्डन रूल जनरल रूल आपका बिजनेस में ये है कि जब आप बिजनेस में पैसे डालते हैं बगैर पैसों के बिजनेस थोड़ी होता है पैसे डालेंगे तो बिजनेस होगा एम्प्लॉयमेंट मुझे समझ आती है बगैर पैसों के हो जाती है ऐसी है आपको फिक्स्ड सैलरी मिलती है फिक्स सैलरी तभी मिलती है आपका नेट अमाउंट आपके पास जीरो होता है आप जाके कहीं एम्प्लॉयमेंट करते हैं आपको सैलरी मिल रही ठीक है लेकिन बिजनेस के केस में क्या आपने कैपिटल इन्वेस्ट करना है
कैपिटल इन्वेस्ट करने के बाद मिसाल के तौर पे मैंने वो बोतल की फैक्ट्री खोल दी है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मैं बेच रहा हूँ, उसके लिए मैंने मशीन खरीदी, मैंने उसके लिए एक जगह रेंट की, मैंने उसके लिए चीजें खरीदी। अब मैंने 10 लाख कमा लिए उससे सालाना, टैक्स ईयर में मैंने 10 लाख कोल्ड ड्रिंक से कमा लिए। उन 10 लाख में से मैंने 5 लाख किधर खर्च किए? 5 लाख में से मैंने 1 लाख लेबर को दिए जो लेबर काम कर रहे थे, 1 लाख मैंने बिजली और ये सारी चीज़ों को दे दिए फैक्ट्री के, मशीन तो बगैर बिजली के नहीं चलती। 1 लाख मैंने पैकिंग का दिया उसका, ठीक है। 1 लाख मैंने लोडिंग का दिया उसका। मतलब इस तरह अखराजात करके 5 लाख मेरे पूरे हो गए। पीछे बचे कितने प्रॉफिट में? 5। तो फिर इनके ऊपर टैक्स लगेगा? गुड। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो एक्सपेंस बिजनेस के ऊपर अलाउड होता है, एडमिसिबल है। कानून इन चीज़ों को रैशनैलिटी की बुनियाद पे, कानून का मकसद ये नहीं कि खामखा एक पनिशमेंट देना है, कानून का मकसद फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करना है फॉर ऑल, फॉर ईच क्लास। अगर कोई बिजनेस है उसके लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, कोई सैलरीड पर्सन है उसके लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी। इधर कानून ने क्या फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट की है कि आपके एक्सपेंसेस जो आपके बिजनेस के साथ रिलेट करते हो, किसके साथ, वो क्या है, डिडक्ट हो सकते हैं। किस में से? आपके टैक्सेबल इनकम में से। तो आपका टैक्सेबल इनकम फिर क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। और जब रिड्यूस होगा फिर क्या होगा? स्लैब जब थोड़ा लगेगा मतलब टैक्स रेट कम पड़ेगा, या बल्कि टैक्स रेट ना भी पड़े, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना। उसी सिनेरियो को अगर मैं 12 लाख पे कर दूं और 5 लाख में उसे निकाल दूं, फिर कितने बचे? और उसमें से फिर टैक्स देना है हमने। 1 लाख के ऊपर वो परसेंटेज लगेगी, कितनी लगेगी? नहीं, 15%। क्यों? क्लास 1 कहता है। वो दो मैंने आपको टेबल लिखाया था, एक सैलरीड का था, उसको थोड़ी रिलैक्सेशन मिली है। और जो बिजनेस और बाकी हेड्स ऑफ इनकम है उनको, क्योंकि वो ज्यादा भी कमा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, सैलरीड पर्सन तो एक फिक्स डोमेन में रहता है, वो उस डोमेन से बेचारा आगे जा नहीं सकता। यहां तक क्लियर है सर सबको? ऑनलाइन वाले हजरात थोड़ा सा मुझे बताए, क्लियर है? जी यस सब सर। क्लियर है। जी सर क्लियर है। आपकी स्लाइड्स नजर नहीं आ रही स्क्रीन शॉट। क्या नजर नहीं आ रही? सर स्लाइड्स स्क्रीन नजर नहीं आ रही। सर पक्की बात है, बाकी ऑनलाइन हजरात को भी नजर नहीं आ रही? जी जी स्लाइड नजर नहीं आ रहे, आप नजर आ रहे। खुदारा आप बता देते मुझे। अभी शेयर कर देते हैं सर। एक मिनट। सर ये जो लास्ट आपने बताया था कि वो बिजनेस एक्सपेंस डिडक्ट हो सकते हैं, और वो मुझे थोड़ा सा अगर आप एक दफ़ा रिपीट कर दें। श्योर सर, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। अभी नजर आ रही है स्क्रीन? जी सर अब ओके। ठीक है। किसी ने क्वेश्चन पूछा था, काइंडली रिपीट करें। सर मैं कह रहा था कि अगर वो आपने एग्जांपल दी थी वो बिजनेस की कि आप 10 बिजनेस बिजनेस एक्सपेंस के लिए, तो ये आप 10 लाख रुपए अर्न करते हैं और उसमें क्या डिडक्ट हो सकता है, तो वो थोड़ा सा अगर आप मुझे रिपीट कर दें, थोड़ी सी कंफ्यूजन थी उसमें। हाँ, उसी पे आते हैं, उसी पे आते हैं। उस मिसाल को बेहतर तरीके से समझते हैं। एनी एक्सपेंडिचर इज अलाउड एज डिडक्शन इफ इट इज, ठीक है। बिजनेस में आप तमाम उस अखराजात को कम कर सकते हैं जो कि उसी टैक्स ईयर में हो। मतलब जिस ईयर, आप पिछले साल का थोड़ी आप उसी में डालेंगे ना। एक साल का आपने कमाया, आप कहते नहीं हो पिछले साल मेरे अखराजात ज्यादा है तो उसको इधर एडजस्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उसी साल के अंदर आपने अखराजात किए हो, उस अखराजात को उस बिजनेस पर्पस के लिए हो, अपने जाती पर्पस के लिए नहीं। मैं बिजनेस में 20-30 लाख कमा लेता हूं, मैं कहता हूं नहीं मैंने तो हाउस का रेंट दिया, मेरा दोस्त के ऊपर लोन था वो मैंने दिया, पर्सनल मैं कई ट्रिप पे गया था, वो एक्सपेंसेस आप नहीं डिडक्ट कर सकते हैं। आप कौन से एक्सपेंसेस डिडक्ट करेंगे? जो बिजनेस पर्पस के लिए प्योरली हुए हो। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ये इंग्रेडिएंट्स पूरे होने चाहिए, ये 5 जो मैंने लिखे हैं ना, कि पर्सनल नेचर का ना हो, नॉट ऑफ कैपिटल ऑफ पर्सनल नेचर। यहाँ पे आप पर्सनल नेचर की हद तक ही रहें, नॉट प्रोहिबिटेड बाय एनी अदर सेक्शन। अगर कहा जहाँ पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने कई क्लियरली एक
एक्सपेंस का कहा हो कि इवन इफ इट इज फॉर द सेक ऑफ बिजनेस एक्सपेंडिचर, बिजनेस प्रॉफिट के लिए आप एक्सपेंस करें, लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने उसको प्रोहिबिट किया है, तो वो भी डिडक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि लॉ खुद स्टेट कर रहा है। ठीक है, जिस तरह एग्जाम्प्ट इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, लॉ खुद कहता है, इसी तरह कुछ ऐसे डिडक्शंस होंगे जो बिजनेस पर्पस के लिए भी होंगे, लेकिन उसके ऊपर एक्सपेंडिचर हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ कहता है। अब मैंने इसके टेबल के ऊपर कई सारे मिसालें लिखी हैं, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, फैक्ट्री के जो बिल्स हो गए, पेट्रोल हो गया, जो आप मतलब जो आप फाइन प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसको डिलीवर करने के लिए। ठीक है, अगर बैंक से आपने लोन लिया है बिजनेस पर्पस के लिए, वो मार्कअप इंटरेस्ट जो आप देते हैं ना, इंटरेस्ट एक अमाउंट होती है जो आपको पे करना होता है, वो भी आपके एक्सपेंसेस में आ सकते हैं, क्यों, आपने बिजनेस पर्पस के लिए लोन लिया था ना, तो वो एक्सपेंस रिड्यूस किए जाएंगे आपके टोटल प्रॉफिट में से। और जब आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट्स में से आप एक्सपेंस वगैरह निकालते हैं, जो फाइनल प्रॉफिट होगा उसको हम कहेंगे नेट प्रॉफिट, और उस नेट प्रॉफिट के ऊपर हम टैक्स देंगे। बिजनेस का क्लियर है भाई सबको? सर ये जो सैलरीज पे करते हैं एम्प्लॉयज को बिजनेस वाले, वो भी वो भी है। एम्प्लॉय को जो आप पे करते हैं, आप विद होल्डिंग एजेंट भी हो जाते हैं, वो एक्सपेंस आप निकालते हैं। 149 का मैंने आपको पढ़ाया था, जिससे वो एम्प्लॉयमेंट में होती है, आप विद होल्डिंग एजेंट भी हो जाते हैं, आप उसको पैसे पे करेंगे, थोड़ा सा पैसे उनकी सैलरी में से काट देंगे, फिर आप वो हुकूमत को जमा कराएंगे, उनके हिस्से की सैलरी, उनके हिस्से का टैक्स आप जमा कराएंगे। ये इंटरलिंक्ड है चीजें, इसीलिए मैं कहता हूं हार्मोनियस रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को जब आप मद्देनजर रखेंगे, क्रॉस रेफरेंस सेक्शंस को जब आप पढ़ेंगे, तब आपको चीजें ज्यादा क्लैरिटी की तरफ आएंगी। ठीक है सर? यस सर, समझ आ ये हमारा हो गया सेकंड हेड ऑफ इनकम। अब हम आते हैं कैपिटल गेन के ऊपर। कैपिटल गेन क्या है, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। पहले आता है गेन। गेन क्या होता है? प्रॉफिट। गेन क्या होता है? प्रॉफिट। ठीक है। कैपिटल एसेट क्या होता है? एसेट मींस एनीथिंग दैट हैज फेयर मार्केट वैल्यू और दैट हैज वैल्यू इन द मार्केट। ठीक है, वो एसेट है। कोई भी ऐसी चीज जिसकी कोई वैल्यू हो। ठीक है। गेन जो आपका कैपिटल एसेट के ऊपर आएगा, जो आप मुनाफा कमाएंगे कैपिटल एसेट के ऊपर, वो आपका होगा कैपिटल गेन। लेकिन लेकिन उसमें क्या क्या चीजें नहीं होंगी कि एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, ये क्या लिखा है? एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज कैपिटल एसेट एक्सेप्ट स्टॉक इन ट्रेड। ये स्टॉक इन ट्रेड क्या है? एक होता है स्टॉक एक्सचेंज, ये उसकी बात नहीं कर रहा। जो आपका स्टॉक मार्केट में हो, जो आप माल मार्केट में रखते हैं इस नियत के साथ कि इसको मैंने मुनाफे में कन्वर्ट करना है, इसको बेच के मैंने मुनाफा कमाना है, वो होगा स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। डेप्रिशिएबल एसेट जिनकी वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम गिर रही, ये नहीं है कैपिटल एसेट में। और जब ये कैपिटल एसेट में नहीं है, इसके ऊपर गेन हो भी जाए तो वो कैपिटल गेन नहीं होगा, एक्सक्लूड कर रहा है लॉ इसको। मूवेबल प्लस पर्सनल, कोई चीज मूवेबल हो, पर्सनल भी हो, ये दोनों मिलके, और वो कैपिटल एसेट में आप उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसके ऊपर अगर आप गेन भी करते हैं, लॉ खुद कहता है वो कैपिटल एसेट नहीं है। लेकिन मूवेबल और पर्सनल में कुछ चीजें आपका फिर भी कैपिटल एसेट बन सकता है, ये सेक्शन 38(5) कहता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 38 क्लास 5 क्या कहता है कि ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट के अलावा तमाम चीजें मूवेबल और पर्सनल आपका कैपिटल एसेट नहीं बन सकती, लेकिन ये चीजें आपका मूवेबल और पर्सनल भी हो फिर भी कैपिटल एसेट होगा। एक्सेप्शन की एक्सेप्शन होगी ये, जो हम कहते हैं ना प्रोवाइजो, कोई लॉ पढ़ते हैं नीचे प्रोवाइजो लिखी होती है, एक्सेप्शन लिखी होती है, तो भी ये भी एक एक्सेप्शन है कि ये मूवेबल भी हो पर्सनल भी हो, अगर आपने इसको बेच दिया, इसके ऊपर आप क्या देंगे? टैक्स देंगे कैपिटल गेन का, क्योंकि ये कैपिटल एसेट है। इसमें आपका आता है ज्वेलरी आ गया, कोई मैन्युस्क्रिप्ट और कोई ओल्ड बुक यूनिक किस्म की। ठीक है, कोई स्टाम्प, ये मतलब ये आर्किटेक्ट्स नुमा चीजें नहीं होती,
वो सारी इन चीजों में कवर हो जाती है। कोई एंटीक हो गया, कॉइन है कोई, ठीक है, ये सारा आपका कैपिटल गेन में आएगा। मेनली कैपिटल गेन में क्या आता है? कंपनी के शेयर्स, क्या चीज? कंपनी के शेयर्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड दिस लिस्ट ऑफ मूवेबल एंड पर्सनल एसेट्स। अब ये कैपिटल गेन लोग क्यों लेते हैं? ये लॉ ने कैपिटल गेन को क्यों इंट्रोड्यूस किया हेड्स ऑफ इनकम में? आप रियल एस्टेट का आपको पता होगा कि वो मतलब एक महीने में भी कितनी प्रॉपर्टीज बेच देते हैं और कितने मुनाफे में बेच देते हैं। तो इसका फॉर्मूला भी तो कुछ होगा ना, कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि इसके ऊपर टैक्स कितना लागू होगा। बिजनेस में क्या था? एक्सपेंडिचर को निकाल के नेट प्रॉफिट आता था, उसके ऊपर हम टैक्स देते थे। कैपिटल गेन की सूरत में फॉर्मूला क्या है? क्या समझे? मैंने इब्राहिम भाई से एक प्रॉपर्टी खरीदी 10 लाख की। कितने की खरीदी? मैंने वही प्रॉपर्टी बेच दी 20 लाख की। 10 और 20 को माइनस कर दे, कितना बचा पीछे? वो आपका बनेगा कैपिटल गेन। जो आपका मुनाफा बनेगा वो आपका क्या होगा? उस 10 लाख के ऊपर आप क्या देंगे? टैक्स। वो कैपिटल गेन टैक्स होगा। क्लियर है यहां तक? अब मैं इसको कॉम्प्लिकेट करता हूं थोड़ा सिनेरियो को। अगर प्रॉपर्टी गिफ्ट के थ्रू मिली हो फिर क्या करेंगे? उसके ऊपर तो परचेज प्राइस ही नहीं है, क्या किया जाएगा फिर? इब्राहिम भाई मेरे दोस्त, उन्होंने मुझे प्रॉपर्टी दे दी गिफ्ट। सोचिए इसको। जिसने आपको गिफ्ट दिया है, जितना उन्होंने पे किया है और जितने में आपने बेचा है उसका डिफरेंस निकाल। एग्जैक्टली, एक्सीलेंट। अगर इनहेरिटेंस के थ्रू प्रॉपर्टी आई हो फिर वालिद साहब ने भी तो किसी जमाने में कुछ पैसे दे के खरीदी होगी ना। लेकिन इसमें एक चीज और है, होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड मींस यू आर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड you hold it for quite a while, for some of years. Then you won't have to pay tax. Why? Because you're not doing business in it, you're not doing any profit from it. ये रियल एस्टेट देखिए ना, रेशनैलिटी ऑफ द लॉ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये रियल एस्टेट लोगों के लिए मोस्टली कवर किया गया है कि वो धड़ाधड़ प्रॉपर्टीज खरीद के बेच रहे हैं। हम लोग तो वंस इन अ ब्लू मून वी सेल अ प्रॉपर्टी, उसके ऊपर नहीं होता। वो लॉ में लिखा हुआ है कि 6 साल 5 साल के बाद वो आप प्रॉपर्टी, अगर आप ओनर है बेचते हैं, उसके ऊपर गेन आता है, कैपिटल एसेट है, तो आप टैक्स नहीं देंगे, वो एग्जेम्पशन है। लेकिन मैं आप लोगों को कॉम्प्लिकेट नहीं करवाना चाह रहा, टॉपिक को मैं इजी रख रहा हूँ, इसलिए वो नहीं बताना चाह रहा था। लेकिन चलो, क्वेश्चन माइंड में आ जाता है तो क्लियर करना पड़ता है। यहाँ तक क्लियर है कि कैपिटल एसेट के ऊपर, कैपिटल गेन के ऊपर, ये कैपिटल एसेट के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, कैसे लगेगा और किन चीजों पे लगेगा? सर ये क्वेश्चन मुझे क्लियर करना है। जैसे कि आपने कहा कि अगर हम वंस लाइक बहुत टाइम बाद जैसे इनहेरिटेंस के थ्रू प्रॉपर्टी आती है तो वो हम बेचते हैं तो उस पर टैक्स मतलब नहीं लगता, और कुछ बिजनेस लाइक करते हैं कि प्रॉपर्टीज खरीदते और बेचते फिर उस पर सेल होता है। तो सर जो मैं समझी वो ये कि अगर इनहेरिटेंस के थ्रू कोई प्रॉपर्टी आती है और आप उसको बेचते हो तो उस पर क्या टैक्स नहीं लगता? उसके ऊपर टैक्स लगता है, डिपेंड करता है कि इनहेरिटेंस, अगर मेरे वालिद साहब फोत हुए 2012 में, मिसाल दे रहा हूं, तो उस वक्त मुझे प्रॉपर्टी वालिद साहब के फोत होने के बाद उसी ईयर मिली थी, उन्होंने खरीदी उसी ईयर थी 2012 में ही। तो अगर मैं उसको बेच दूं 2012 में ही, उसी ईयर उन्होंने बाई की, वो फोत हुए, उसी ईयर मुझे इनहेरिटेंस थ्रू मिली और मैंने उसको बेच दी, फिर तो टैक्स लगेगा क्योंकि होल्डिंग पीरियड ही नहीं रहा। और परचेज प्राइस उसकी क्या होगी? जो वालिद साहब ने खरीदी होगी। अगर वालिद साहब ने 2012 में प्रॉपर्टी खरीदी 10 लाख की और मैंने उसी साल वालिद साहब की वफात के बाद इनहेरिटेंस के थ्रू वो प्रॉपर्टी मुझे मिली, ट्रांसफर हुई, वो मैंने बेच दी 20 लाख की, तो 10 लाख का मुझे मुनाफा हुआ और 10 लाख वो परचेज प्राइस किसकी काउंट की जाएगी? वालिद साहब की। और उसके ऊपर हमारा लगेगा कैपिटल एसेट है और कैपिटल गेन लगेगा, बिल्कुल ऐसी। क्लियर है मैडम? ओके सर, नाउ इट्स क्लियर, थैंक यू। होल्डिंग पीरियड कितने इयर्स का होना चाहिए टैक्स से बचने के लिए? अच्छा, आपका कैपिटल गेन सेक्शन 37 से डील करता है। मैंने कहा वेयर द लॉ इज, आपको बता दूं, अ लॉयर शुड नो वेयर द लॉ इज।
अब आते हैं सेक्शन 15 के ऊपर। सेक्शन 15 आपका कवर करता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब ये सर कॉम्प्लिकेट हो जाता है। हमने अभी डिस्कस किया था कैपिटल गेन को, वहाँ पे प्रॉपर्टीज डिस्कस हो रही थी, ये अलग अलग हेड्स ऑफ इनकम है। माइंड में कॉमन सेंस ये कहता है तो इस हेड को वो कवर करना चाहिए था, ऐसी है, क्योंकि यहाँ पे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को डिस्कस किया जा रहा है। तो इस हेड्स ऑफ इनकम में क्या आएगा, क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाती है। सर आपका इस हेड्स ऑफ इनकम में आएगा रेंट। क्या आएगा? रेंट। रेंट किस चीज के ऊपर? एनी लैंड बिल्डिंग विच द landlord transfers to the tenant to the extent of his possession, and he enjoys the rights of such property, and he pays some amount of consideration in return for enjoying such benefit. It is rent. It is the pure definition of rent is that. ठीक है, लॉ में भी मोस्ट प्रोबेबली ऐसे लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज क्लियर करें, यहाँ पे फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की बात आती है। वो किस तरह? वो कह रहा है रिसीव्ड और रिसीवेबल। क्या लिखा है? सैलरी में मुझे याद रखा था रिसीव्ड, यहाँ पे लिखा है रिसीव्ड और रिसीवेबल। मतलब या पैसा आया जेब में रिसीव्ड, या अभी आने वाला है रिसीवेबल। लॉ कहता है मुझे इस चीज से गर्ज नहीं है, आपका दुकान है, आपने 1 साल का किराया उसके ऊपर चढ़ा दिया, आपको 10 महीनों का किराया मिल गया, 2 महीनों का नहीं मिला, मैं आपसे वही जो मिला या नहीं मिला उससे मुझे गर्ज नहीं है, मैंने पूरे अमाउंट से पैसे उठा लेने। क्योंकि समटाइम्स वो किराएदार आपको डिले करा देता है कि भाई मैं 5 को दे दूंगा, अगले महीने के 5 को दे दूंगा। होता है ऐसे या नहीं? 50,000 आप रेंट रखते हैं दुकान का, 6 लाख, बल्कि 6 लाख से अबव कर दो, साल के वो आपको 5 लाख दे देता है, वो लाख रह जाता है, लाख रह जाता है 2 महीनों का। 10 महीनों का वो दे के 5 लाख कवर हो गया, लाख रह गया ना 2 महीनों का, उसने नहीं दिए। FBI वाले कहते हो भाई वो मेरा काम नहीं है, मैं आपसे पूरा टैक्स लूंगा। आपने पैसा कमाया है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के जुमरे में कमाया है, रेंट के थ्रू कमाया है, तो उसके ऊपर मैं कितना टैक्स लगाऊंगा? जो आप रिसीव्ड या रिसीवेबल के जुमरे में, मैं दोनों से टैक्स लूंगा। वो मेरा हेडेक नहीं, वो आपका हेडेक है, आप उसको रिकवर करते या नहीं करते। मैं क्यों उस चीज में फंस जाऊं? रिकवरी का काम तो आपका है, आपकी प्रॉपर्टी है। क्लियर है यहां तक? ये सिस्टम ने खुद को एक ईजमेंट के लिए, एक आसानी के लिए एक चीज रिसीवेबल का ऐड कर दिया। इसको मेथड ऑफ अकाउंटिंग में कहते हैं कैश एंड अक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस ये होता है कि आपकी जेब में पैसा आ गया, आपने जेब से खर्च कर लिया, तब प्रिज्यूम किया जाता है कि वाकई में खर्च हुआ है और पैसा आ गया। अक्रूअल बेसिस इज प्योरली बेस्ड ऑन प्रिजम्पशंस। द लॉ प्रिज्यूम्स दैट द पर्सन इज नॉट गिल्टी अंटिल प्रूवन गिल्टी। ठीक है, इसी तरह अकाउंटिंग के जुबान में अक्रूअल बेसिस को हम कहेंगे कि पैसा मिला भी नहीं है लेकिन वो मिलने लगा है, डू है, तो वो ऐसा प्रिज्यूम किया जाएगा जैसे हमें पैसा मिल गया है। ये अक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस का फर्क समझ आ रही है? कैश बेसिस क्या होगा इधर, इन दोनों में से कैश बेसिस क्या होगा? रिसीव्ड। और अक्रूअल बेसिस अभी आ रहा है, डू है, वो मान रहा है कि मैं दूंगा पैसे, लेकिन अभी इस तक उसने दिए नहीं। बैड डेब्ट एक अलग टॉपिक है कि वो बंदा भाग गया, किराएदार भाग गया, टेनेंट भाग गया है, उसको फिर प्रूव करना होता है कि वो वाकई में भाग गया है। फिर वो लॉ उसमें एग्जेम्पशन देता है कि वाकई में वो बंदा भाग गया, ये वाले पैसे रिसीवेबल में नहीं मिले, इसको प्रोड्यूस करा दो। वो एक अलग जुमरे का टॉपिक है। यहां तक मैंने ये बात की कि रेंट के ऊपर आपको जो पैसे मिलते हैं, जो आप एक बिल्डिंग किसी को रेंट पे देते हैं, हॉस्टल आप ओनर है किसी को रेंट पे देते हैं, फ्लैट है, प्लाजा है, ये GL11 में वारदा आमना हो गया, बड़ा सा एक फ्लैट है, एक सिस्टम है उनका, वो आप रेंट पे दे रहे हैं ना, आपको ओनर को जो पैसे मिल रहे हैं वो क्या है? रेंट पे, और वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि अगर वो बिल्डिंग आप रेंट पे दे रहे हैं और उसके साथ मशीन भी अटैच्ड है, तो फिर क्या वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगा? वाई? बिकॉज लॉ कहता है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। मैं नहीं कहता, लॉ कहता है। मतलब लॉ ने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में इस वाले लिस्ट को निकाल दिए कि जहां पे बिल्डिंग है और साथ में फैक्ट्री भी लगी हुई है। यहाँ पे बिल्डिंग अटैच विद प्लांट का क्या मकसद होता है? फैक्ट्री की बात कर रहे हैं।
इनडायरेक्टली। तो फैक्ट्री की सूरत में वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगा, रेंट उससे लेगा वो, लेकिन वो ओनर का इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगा, वो इनकम फ्रॉम अदर। जब हम उस पे आएंगे वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक बस आपने इतना याद रखना है कि प्लांट विद मशीनरी प्रॉपर्टी अगर इमूवेबल हो, आप किसी को रेंट पे देते हैं और आप उससे पैसे ले रहे हैं, तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है। इस लिस्ट से उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। अभी कोई अम्यूनिटीज, यूटिलिटीज, सर्विसेज, ये क्या है? कोई लग्जरियस सा मैंने एक फ्लैट्स वगैरह बना लिए, उसमें मैंने लिफ्ट मेंटेनेंस भी रखा हुआ है, लॉन्ड्री सर्विसेज भी रखी हुई है, किचन सर्विसेज भी रखे हुए हैं, मतलब एक आसाइश के लिए मैंने कई सारे सर्विसेज रखे हैं। लेकिन रेंट में अगर वो पैसे मैं ले रहा हूं, बिल्डिंग के तो मैं ले रहा हूं रिहाइश के, अगर वो एक्स्ट्रा पैसे में वो लॉन्ड्री और सर्विसेज के ले रहा हूं, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगी। टू द एक्सटेंट दैट अमाउंट, दैट सर्विसेज अमाउंट, वो भी आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएंगे। वो जब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएंगे, मैं इस चीज को क्लैरिफाई करूंगा कि ये क्यों इधर आते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड द रैशनैलिटी बिहाइंड द लॉ। ठीक है, हमें रीजन पता हो कि ये इधर क्यों है, ये उधर क्यों है। ठीक है, किताब में लिख के तो सबको पता लग जाता है, लेकिन उसके पीछे का मकसद पता होना चाहिए। फेयर मार्केट रेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेटा में मेरी 10 दुकानें हैं मिसाल ले, हर दुकान के ऊपर मैं 25-25 हजार ले रहा हूं। ठीक है, मुझे रेंट आ रहा है, मुझे टैक्स देना है, साल में अच्छा खासा अमाउंट ये बन जाता है। अब एफबीआर ने एक अमाउंट सेट की है कि आपने 50,000 लेना है रेंट फेयर मार्केट वैल्यू के तहत, और मैं दुकान से कितना ले रहा हूं? 25। हो सकता है वो मेरे रिलेटिव हो, इसलिए हो सकता है मैं उनकी आसाइश के लिए, हो सकता है मैं बड़ा सेवियर इंसान हूं, या हो सकता है और बहुत सारे वजूहत हो सकते हैं। एफबीआर कहता है भाई वो मेरा हेडेक नहीं है, आपने टैक्स देना है जो वैल्यू मैंने सेट की उसके ऊपर। 50,000 मैंने एक मिनिमम अमाउंट सेट की थी रेंट के ऊपर, आपने उससे कम लिया उनसे रेंट, वो मेरा हेडेक नहीं है। आपने मुझे टैक्स देना है किस अमाउंट के ऊपर? 50,000 के ऊपर रेंट देना है। ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन कम मिनिमम एक अमाउंट थ्रेशोल्ड उन्होंने सेट की, उससे आप कम नहीं जा सकते। इस तरह तो ये एक्सप्लॉयटेशन को बचाने के लिए। वजह क्या है? मैं दुकान रेंट पे दूंगा 10,000 का, एफबीआर ने मिनिमम वैल्यू सेट की है 10,000 की, मिसाल ले 10,000 की सेट की है, मैं दुकान भी 10,000 पे रेंट पे दे रहा हूं, लेकिन मैं कहता हूँ यार क्यों ना एफबीआर को हम कहें कि मुझे 1,000 मिल रहा है, फिर तो मैं 1,000 रुपए के ऊपर टैक्स दूंगा ना, टैक्स तो कम हो जाएगा फिर। वो तो मैं एक सिस्टम को डॉज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये लॉ की रैशनैलिटी है, इसलिए उन्होंने मिनिमम वैल्यू एफबीआर ने सेट की है। टैक्स रिवाइज कौन करता है? टैक्स रिवाइज पार्लियामेंट करता है, लेकिन एफबीआर रेट्स रिवाइज कर सकता है, रेट्स की हद तक। ये चीज आपको क्लियर करा दें। अब एक और सिनेरियो आ गया, हमें ये पता है कि ओनर होगा, उसको रेंट आएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी से, तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। अगर ओनर को मैं ओनर हूं, मैंने जहांगीर भाई को प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी, वो मुझे पैसे दे रहे हैं, उन्होंने फर्दर ये प्रॉपर्टी इब्राहिम को रेंट पे दे दी। सब लीज का कॉन्सेप्ट पता है? एक होता है लीज, एक होता है सब लीज। अब सब लीज में क्या वो भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी जहांगीर के लिए? नहीं, अदर सोर्स। सब लीज की सूरत में अदर सोर्स, मशीनरी और बिल्डिंग अटैच हो तो अदर सोर्स, अदर सोर्स। बाकी जनरल रूल बिल्कुल आसान है कि बस इनकम आ रही है इमूवेबल प्रॉपर्टी से आ रही है, वो रेंट है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस इन्होंने अच्छा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे बिजनेस में हम डिडक्शन करते हैं ना एक्सपेंसेस के ऊपर, करते हैं ना, वो प्रॉफिट हमारा फिर नेट प्रॉफिट जो निकलता है हमने टैक्स उसके ऊपर देना है। एक आसाइश थी ये लॉ ने, ताकि हम टैक्स कम दें, या एक तरह से कह ले रिटर्न हम फाइल करें। लॉ ने आसाइश दी है तो हम फिर इनकरेज होते हैं रिटर्न फाइल करने के लिए। इसी तरह आपके इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कुछ डिडक्शंस अलाउड है, लॉ ने अलाउड किए। ये जो आपकी प्रॉपर्टी होती है बिल्डिंग वगैरह, क्या ये डिप्रिशिएट नहीं होती? विद द पैसेज ऑफ टाइम इट गेट्स रस्टी, ऐसी है ना, इसको रिपेयर करना नहीं पड़ता। तो लॉ ने कहा है कि आपका प्रॉपर्टी डिप्रिशिएट हो या ना हो कोई मसला नहीं है, 20% आपको एग्जेम्पशन अलाउड है इधर, कि आप 20% तक रिलीफ ले सकते हैं। मतलब अगर मुझे सालाना 1,00,000 का रेंट आ रहा है, मैं 20,000 उसमें से निकाल सकता हूँ कि मैंने उसके ऊपर खर्चा किया है नहीं किया, वो मेरा वो अलग खाता है।
लेकिन मैं 20,000 पोर्टल में कम कर सकता हूं। अच्छा, इंश्योरेंस प्रीमियम पे जो आप पैसा पे करते हैं वो आपके बिल्डिंग for the sake of profit of the income from property, the amount of insurance premium you pay for the security of the building is deductible against the taxable income, ताकि आपका टैक्स रिड्यूस हो जाए। ये हम आते हैं लोकल रेट्स टैक्स। ये जो आपका प्रोविंशियल गवर्नमेंट लगाता है, ये जो आप पे करते हैं, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के जुमरे से हट के आप पे करते हैं, वो भी आपका एक्सपेंस है, क्योंकि आप गवर्नमेंट को एक तरह से टैक्स तो पे कर रहे हैं ना, तो ये भी आपका एक्सपेंडिचर है, इसको भी रिड्यूस किया जाता है। ग्राउंड रेंट क्या है? एनीवन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसी ने पूछा। ग्राउंड रेंट आपका ये है कि बाहर ये यूरोपियन ममालिक में क्या होता है, ये आपकी जमीन है, फॉर एग्जांपल ये आपकी जमीन है, पर्सन ए ओन्स दिस लैंड, मी एज अ पर्सन बी आई रिक्वेस्ट हिम कि ये जमीन आपकी है, मैं उसके ऊपर रेंट दूंगा, बिल्डिंग मेरी होनी चाहिए, बिल्डिंग मेरी इधर खड़ी होगी ये, ठीक है, ये मेरी ओनरशिप में, जमीन किसी और की ओनरशिप में है, मैं उसके अगेंस्ट रेंट दे रहा हूं, सिर्फ जमीन के अगेंस्ट। ये कॉन्सेप्ट इधर नहीं है प्रैक्टिकल, इतना बाहर मुल्कों में ये है। तो वो जो बिल्डिंग है, अब उस बिल्डिंग पे तो रेंट मेरा आ रहा है, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगा, लेकिन जो मैं उस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रेंट को वसूल करने की खातिर जमीन वालों को पैसे देता हूं, वो तो मेरे एक्सपेंस हो गए ना, वो उस बंदे का ग्राउंड रेंट हो गया ना, फिर उसके लिए वो क्या होगा, वो जमीन वो उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आ जाएगी ना, उसके लिए तो वो जमीन का पैसा आ रहा है, मेरे लिए वो एज एक्सपेंस आ रहा है। आप मेरी बात पिक कर रहे हैं? आपके लिए एग्जाम्पल होगा जी, उसके लिए नहीं होगा, उसके लिए जमीन की अगेंस्ट आ रहा है ना पैसा। एक्सपेंस। प्रॉफिट इंटरेस्ट और ये मतलब दोस्त से मैंने पैसे लिए बैंक थ्रू के चैनल, या बैंक से मैंने पैसे लिए, हमने मिलकर शराकत के साथ एक प्रॉपर्टी बनाई, उसमें जो उसकी शेयर होंगे रेंट के वो तो उसको मिलेंगे, उसको मैं एक्सपेंस के तौर पे डिक्लेयर कर सकता हूँ कि भाई सारे पैसे मुझे मिले ही नहीं है, मैं किस चीज का टैक्स दे दूं, ठीक है। या बैंक वालों को मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ, 40 लाख मैंने दिए, लाख लाख रुपए में महीने का इंटरेस्ट दे रहा हूँ, वो भी आपके एक्सपेंस में शुमार होंगे। आपको ये बात हजम हो रही है कि जो बैंक से मैं पैसे इंटरेस्ट के तौर पे ले रहा हूं वो मेरा एक्सपेंस है, किस खातिर ले रहा हूं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, मैंने बिल्डिंग बनाई उसके ऊपर मैं रेंट ले रहा हूं, लेकिन जो एक्सपेंस है, जो मैंने इंटरेस्ट लिया है, या मैं बैंक से जो मैंने पैसे लिए हैं लोन, या दोस्त से मैंने लोन लिया उसको मैं प्रॉफिट शेयर कर रहा हूं, म्यूचुअल अगर पार्टनरशिप हो, कई सारे सिचुएशंस हो सकते हैं, तो वो सारा आपका एक्सपेंस है। किसी ने सूट फॉर डिक्लेरेशन सेक्शन 42 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ा हो, उसमें यह कहा जाता है कि जब आप किसी टाइटल को, राइट को इस्टेब्लिश करने के लिए, या किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर अपनी ओनरशिप को प्रूव करने के लिए हम सेक्शन 42 लगाते हैं सिविल सूट में, कि सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ योर प्रॉपर्टी और योर राइट अलोंग विद आपका पोजेशन भी, ठीक है। अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, जब एक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, एक किराएदार टेनेंट मकान खाली नहीं कर रहा, वो कहता है मैं मालिक मकान हूं भाई, तो फिर आपका जो लैंड लॉर्ड है वो उसके खिलाफ सूट फॉर डिक्लेरेशन लगाएगा या नहीं, सेक्शन 42 का सिविल सूट में जाएगा ना। तो जितने भी वो लीगल एक्सपेंस आएंगे, वेलकम सर का, जितने भी लीगल एक्सपेंसेस आएंगे वो आपके क्या होंगे, वो आपके इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से डिडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने लीगल एक्सपेंस यूज किए हैं उसको वेकेट करवाने के लिए, ठीक है, तो वो सारे उस जुमरे में आएंगे। या भी आपका इविक्शन एक्ट भी आ गया है, कि डिपेंड करता है ना, कुछ टेरिटोरीज के लॉ मुख्तलिफ होते हैं प्रोविंशियल लेवल पे, तो दैट डू डिपेंड्स। अब आपको मैंने सैलरी, बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, आई होप सो क्लियर है आप सबको। अब आते हैं लास्ट जुमरे पे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। There is another alternative name for this, residual source of income. फैमिली इनहेरिटेंस में किसी ने पढ़ा हो ये रेजिड्यूल,
इसको वरासत में पैसा एज अ रेसिड्यूरी मिलेगा, जो बचेगा वो मिलेगा। इसी तरह इनकम जो 4 हेड्स ऑफ इनकम में कवर नहीं होंगे वो आपका लास्ट में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कवर होगा। जो आपके 4 हेड्स ऑफ इनकम में जो चीजें आपकी मतलब क्लियर नहीं हुई, या लेट से एक तरह की कंफ्यूजन हुई कि किस हेड्स ऑफ इनकम में आएगा, तो वो सारा आपका कहाँ पे आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसमें कुछ चीजें लिस्टेड है, कुछ चीजें अगर कंफ्यूजन की सूरत में कॉन्फ्लिक्ट आता है वो इधर फॉल कर जाते हैं। अब इसमें बारी बारी हम इसको देखते हैं। डिविडेंड क्या है? कल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। विद होल्डिंग की सूरत मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड आप कंपनी के ऊपर जो आप शेयर्स खरीदते हैं उसका एक प्रॉफिट मिलता है एनुअली, लाजमी नहीं है हर साल मिले, कंपनी लॉस पे भी जा सकती है, लेकिन जो डिविडेंड के ऊपर आपका प्रॉफिट जनरेट होता है वो किस हेड में आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये लिखा हुआ है। रॉयल्टी क्या है? मैंने ऑथर हूँ, बुक पब्लिश की, इब्राहिम भाई मुझे अप्रोच करते हैं कि यार मैं इसको सेल करता हूँ, आपको एक परसेंटेज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दूंगा, या मैं कोई इनोवेशन करता हूँ, कोई नया फार्मूला किसी चीज का इजाद करता हूँ, पेटेंट राइट मैं इसको देता हूँ, तो उसके अगेंस्ट जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मुझे कुछ मिलेगी वो आपकी रॉयल्टी किस हेड में आएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। प्रॉफिट ऑन डेब्ट, बैंक में मैंने पैसे जमा किए, उस बैलेंस को मैं मेंटेन रख रहा हूँ, सेविंग अकाउंट है और उसके अगेंस्ट मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो आपका क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मैडम मेरे पास 16-17 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है, अब मुझे समझ नहीं आ रही इसका मैं क्या करूं। मैं एक बैंक अकाउंट खोलता हूं, बैंक वालों को मैं कहता हूं ये पैसे आप अपने अकाउंट में रखें 1 साल तक, सेविंग अकाउंट, और फिर आप मुझे इसके बदले इंटरेस्ट दे दें, सालाना प्रॉफिट कह लें, इंटरेस्ट कह लें, जो भी कह लें, वो मुझे वो 17 लाख भी मेंटेन करके देगा और साल के बाद वो 1 लाख रुपए इजाफी देगा, उससे से टैक्स काट के देगा, तो ये किस हेड में आएगा? मैंने आपको पढ़ाया था। अच्छा, एडिशनल पेमेंट ऑन डिले रिफंड अंडर एनी टैक्स लॉ, अब ये क्या है? मेरा रिफंड बन रहा था एफबीआर के अगेंस्ट, मेरा विदहोल्डिंग ज्यादा हो गया था। विदहोल्डिंग कौन सा टैक्स होता है? जो सोर्स से पहले कट जाता है। अब मैंने रिपोर्ट किया, मेरी सैलरी थी 15 लाख, उन्होंने विदहोल्डिंग की 5 लाख की, मिसाल के तौर पे हाइपोथेटिकली इस केस को, अब मेरा टैक्स बन रहा था 2.5 लाख का, 2.5 लाख तो उन्होंने एक्स्ट्रा कट कर लिए ना, वो मेरा रिफंड बन रहा है नहीं, और वो रिफंड करने में डिले कर रहे हैं। ड्यू डेट गुजर के जब आपके ऊपर पेनल्टी और डिफॉल्ट सरचार्ज लगता है ना कि आप टैक्स क्यों नहीं दे रहे, हमारा भी तो कुछ फायदा हो ना अगर एफबीआर वाले हमारे रिफंड को डिले करें। तो जो एडिशनल पेमेंट मिलेगी एफबीआर की तरफ से कि आपका रिफंड डिले हो गया, रिफंड से हट के जो पैसे मिलेंगे एक्स्ट्रा, वो क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ग्राउंड रेंट का तस्करा तो मैंने पहले कर दिया मैंने। रेंट फ्रॉम सब लीज ऑफ लैंड और अ बिल्डिंग, इसका तस्करा पहले से कर दिया कि जो सब लीज की सूरत में क्या आएगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सब लीज की सूरत में ये भी मैंने आपको बता दिया था कि कोई सर्विसेज है बिल्डिंग के साथ अटैच है, लॉन्ड्री सर्विसेज, लिफ्ट मेंटेनेंस, वाटर, सच स्टफ, ये जो चार्जेस आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के ओनर को दे रहे हैं रेंट की सूरत में, ठीक है, वो रेंट की सूरत में नहीं आएंगे, वो जो टू द एक्सटेंट ऑफ दैट इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वो आपका आएगा इनकम फ्रॉम जो लिफ्ट की मेंटेनेंस है, जो एक्स्ट्रा पैसे आप कमा रहे हैं उससे। ये पेंशन आपका सैलरी में भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, ये तो कंट्राडिक्शन हो गया ना कंट्राडिक्शन। लेकिन इस चीज को अंडरस्टैंड करें, सैलरी में जो आपका पेंशन आता है वो डायरेक्टली एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होती है, कुछ पैसा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, कुछ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, और एट द एंड वो उनको पेंशन मिल जाती है। इस सूरत में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की सूरत में वो एम्प्लॉयर के थ्रू नहीं आएगी वो पेंशन। एम्प्लॉय क्या करेगा? खुद को सिक्योर करने के लिए किसी बैंक चैनल में या किसी थर्ड पार्टी ईयूबी के साथ वो एक इन्वेस्टमेंट करेगा, और अगर उस तरफ से उनको पेंशन मिलता है अदर देन एम्प्लॉयर, वो क्या होगा? वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वो पेंशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में है। लॉटरी है, विनिंग प्राइज एंड ऑल दैट सच स्टफ, इट आल्सो फॉल्स इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब ऐसा है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का हमने तस्करा किया था कि मालिक मकान को हम रेंट देते हैं, ठीक है, तो उसके जरिए हमें पैसे मिलते हैं। अगर यहाँ पे किसी प्रॉपर्टी की हम एक्सप्लॉयटेशन करें, मतलब
रेंट की जगह हम उस मालिक मकान को हमारी गाड़ी का सर्विस दे दें या कोई अदर बेनिफिट देन द रेंट, तो फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी तो ना होगी। मतलब इब्राहिम ने मुझे अपनी बिल्डिंग रेंट पे दिया है, मैं उसके बदले पैसे दे रहा हूँ, अगर मैं पैसों की जगह गाड़ी की सर्विस दे दूँ इसको, यार मेरी गाड़ी कभी कभार यूज किया अगर लोग, तो वो जो फेयर मार्केट वैल्यू है, जितना एक्सपेंस हो रहा है, जितना मतलब मुझे एक तरह से नुकसान हो रहा है, उसका मुनाफा हो रहा है रेंट के अगेंस्ट, रेंट मैं पूरा नहीं दे रहा तो मैं गाड़ी की सर्विस दे रहा हूं, वो क्या हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये जो है आपके दो प्लान्स होते हैं, अप्रूव्ड एन्युटी प्लान और ये वॉलंटियरली, ये आपने पढ़ना है, ये मुख्तलिफ लॉज है डिटेल से, तो इसको मैं कवर नहीं कर रहा, इसको आप गो थ्रू करेंगे। ये भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। गिफ्ट, गिफ्ट के ऊपर आपके बहुत सारे जजमेंट्स हैं, 60% से ज्यादा, बल्कि मैं कहता हूं आपकी जो लिटिगेशन के केसेस है वो गिफ्ट में फॉल कर रहे हैं टैक्स में। पाकिस्तान का कल्चर ही ऐसा है, मैं भाई को गिफ्ट करता हूं, कोई गिफ्ट डीड नहीं, ऐसी पैसा दे देता हूं, मैं रिपोर्ट करता हूं उधर, अगर मैं गिफ्ट डीड भी बना लूं तब भी आपको कमिश्नर का नोटिस आएगा, आपको हाईकोर्ट तक वो तंग करेंगे, क्योंकि वो एक कल्चर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। उन्होंने तो अपना काम करना है, उन्होंने आपको नोटिस भेजना है। गिफ्ट अगर आपका रिलेटिव की तरफ से आता है वो तो एग्जेम्प्ट है, क्या है, उसके टैक्स नहीं लगता। अदर देन फैमिली फ्रेंड्स वगैरह या कोई और, वो अगर गिफ्ट देगा आपको, वो क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। यहां तक क्लियर है सर? लेकिन अगर फैमिली की सूरत है उसके ऊपर फिर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इसको इस्टेब्लिश भी करना है। लॉ तो कहता है कि गिफ्ट फैमिली की सूरत में, लेकिन वो बैंकिंग चैनल के थ्रू होगा तो ही गिफ्ट तस्वुर किया जाएगा ना, लेकिन अगर बैंकिंग चैनल के थ्रू ना भी हो फिर भी वो गिफ्ट फ्रॉम फैमिली हो सकता है। उसके लिए दो चीज़ों का लाजमी होना जरूरी है, एक आपका गिफ्ट डीड हो और वो उसके रिटर्न में रिफ्लेक्ट कर रहा हो, अपनी रिटर्न में भी और उसके रिटर्न में भी, अपने दोनों तरफ से रिपोर्ट करना है कि हाँ वाकई में इसने मुझे गिफ्ट दिया और मुझे गिफ्ट मिला। वो आउटफ्लो के तौर पे डिक्लेयर करेगा, मैं इनफ्लो के तौर पे डिक्लेयर करूंगा, उसका कैश आउट हुआ है, मेरा कैश इन हुआ है, तो दोनों तरफ से अगर हाँ होगी तो बात बनेगी इधर। अच्छा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है एक कंपनी की, मैंने कंपनी बनाई है, आप सब शेयर होल्डर्स हैं, आपको मैंने प्रोस्पेक्टस इशू किया, उसमें आप लोगों ने शेयर्स खरीद लिए, अब आप लोग सारे मेरे लॉयल मेंबर्स हैं, मैं चाहता हूं आप लोग को बोनस दे दूं, बोनस शेयर दे दूं, ताकि आप लोग मजीद एक लॉयल्टी रहे मेरे साथ, तो वो क्या होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यहां तक ले रहे हैं ऑनलाइन हजरात वालों को भी? सर क्लियर है, बट मेरे क्वेश्चन है कि सर व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन रेंट एंड लीज? लाइक इफ वी से कि एक वर्ड में या एक सेंटेंस में बताया जाए कि इन दोनों टर्म्स के मेन कौन डिफरेंस। से दो टर्म्स काइंडली रिपीट कीजिएगा? सर रेंट एंड लीज। लीज एक प्रॉपर्टी को आप एक स्पेसिफाइड अमाउंट ड्यूरेशन के लिए दे देते हैं, फॉर 99 ईयर्स, 96, 95, 94, 50। रेंट जो होता है वो एक अनसर्टेन पीरियड के लिए होता है। क्लियर है आपको? ओके। द डेफिनेशन ऑफ टैक्स लिटिगेशन, माय फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। लिटिगेशन क्या है? Litigation is the process of resolving disputes where one party alleges fact, the other party denies it, and in this process, a judicial officer adjudicates to resolve the matter. ठीक है, ये आपका लिटिगेशन है। इसमें दो पार्टीज होती है, टैक्स लिटिगेशन की हद तक बात कर रहा हूं। आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के दो जुमरे होते हैं, एक आपका रिटर्न और एक आपका लिटिगेशन। रिटर्न ऐसा है जैसे 154 सीआरपीसी का एफआईआर, अगर मुलजिम वाकई में एग्जिस्ट करता है तो ट्रायल तो होगा फिर, ठीक है, वो आपका एक बेस ग्राउंड बन जाता है ट्रायल के लिए। इसी तरह रिटर्न में जो आप चीजें डिक्लेयर करेंगे, अगर आपने गलत डिक्लेयर की, आप वाकई में मतलब जुर्म में शुमार थे, तो फिर आपके लिए खतरा बनेगा। रिटर्न आपका बेस बनता है किस चीज का? लिटिगेशन का। आपके रिटर्न के बेस में आपको नोटिस आता है, या सिविल सूट में इसको आप कह लें प्लेंट, ऑर्डर 7 का ये है प्लेंट सीपीसी का। अब सवाल ये उठता है कि नोटिस आता क्यों?
नोटिस आपको किस प्रिंसिपल के तहत आता है, आपको नोटिस की जरूरत क्यों पड़ती है? जब आपका रिटर्न आप फाइल करते हैं, जो कि इंशाल्लाह हम करेंगे अभी, तो आपको एक शो कॉज नोटिस आता है कि भाई 111 का नोटिस आएगा कि अमाउंट अनएक्सप्लेन्ड है, ये कहां से है, ये आपने रिपोर्ट नहीं की, आपने टैक्स दिया है एक प्रॉपर्टी के ऊपर लेकिन आपके रिटर्न में नहीं है, ये तो आपकी इनकम होगी, इनकम के ऊपर आपने टैक्स नहीं दिया और आपने उससे प्रॉपर्टी भी खरीद ली, आपने पैसा छुपाया, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंस आपने किए हैं लेकिन आपने बताया नहीं, रिपोर्ट नहीं किया। फाइल रिटर्न का मकसद तो ये नहीं है कि टैक्स देना है, मकसद ये होता है अपने ब्लैक मनी को वाइट करना होता है, ट्रांसपेरेंट करना होता है। 161 का नोटिस आ सकता है कि विद होल्डिंग आपने जमा नहीं कराई, ठीक है, और 114 का आ सकता है कि आपने रिटर्न ही फाइल नहीं की। नेचुरल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस सेज ऑडी अल्ट्रम बल्ट्रम, सुना होगा, हियर द बोथ साइड्स, ठीक है। अगर आपके एफबीआर डिपार्टमेंट ने, कमिश्नर ने आपको 122 का असेसमेंट ऑर्डर दे दिया नोटिस के बगैर, या नोटिस सही सर्व नहीं हुआ, तो वो आपका ग्राउंड बन सकता है कि ये मेलाफाइड प्रैक्टिस है, ये गलत है, ये इलीगल है, नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। तो ये मैं डिटेल से नहीं पढ़ा सकता क्योंकि इसके लिए अलग से हम इंशाल्लाह क्लास कंडक्ट करेंगे कभी ना कभी, ठीक है। लेकिन आपको इतना कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि एक नोटिस और ये लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट किस तरह है। मैं आपको बस 4 चीजें बता देता हूँ इसमें। सबसे पहले आपका कमिश्नर नोटिस आपको भेजेगा और अगर वो मतलब सेटिस्फाई नहीं हुआ या आपने उसको रिस्पॉन्स नहीं किया, साइलेंस मीन्स एक्सेप्टेंस इन सिविल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो उसके बाद वो आपको 122 का ऑर्डर भेजेगा आपके अगेंस्ट कि आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी है बन रही है, ये जमा कराएं। फिर आप जाते इसके खिलाफ अपील में, अपील में आप कहा जाएंगे, सिविल सूट में आप जाते हैं किधर, डिस्ट्रिक्ट जज के पास सिविल के अगेंस्ट। यहां पे आप पहले फॉरम अपील का होगा कमिश्नर अपील, दे एजुकेट ऑन, दे इंटरप्रेट question of law. Where there is a confusion in section, there is a confusion in law, who adjudicates them is the primary job of the high and supreme courts, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है। मैं आपको एंटियन जनरेट करना सिखाता हूं। आप आए आइरिस पोर्टल पे, कहां पे, आप आइरिस पोर्टल पे आए, ये क्या लिखा है, न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आए, ये आपने अपना CNIC रैंडमली, मैं तो रैंडमली एंटर कर रहा हूँ, यू कैन एंटर योर CNIC जिस बंदे का आपने रजिस्टर करवाना हो, नेशनल टैक्स नंबर, हमने कल पढ़ा था 181 के आखिरी में एनटीएन आपका CNIC होगा। 114 के तहत इंडिविजुअल कौन टैक्स पे करेगा या रिटर्न कौन फाइल करेगा, आपका इंडिविजुअल जिसका एनटीएन हो, या आपका टैक्सेबल इनकम का इंडिविजुअल AOP, या आपका कंपनी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि उसका CNIC का एक्सपायरी डेट क्या है, ठीक है, वो एंटर करके मैं कहता हूं मेरी एक्सपायरी डेट नहीं है, मिसाल के तौर पे फुल नेम में कुछ भी डाल देता हूं, एड्रेस लाजमी है, जोन सा एड्रेस आप देंगे मेक श्योर करें इट्स योर परमानेंट रेजिडेंस, क्योंकि कल को आपका इशू आता है, आपने उसी रीजनल टैक्स ऑफिस जाना होता है जिसका आप एड्रेस दे रहे हैं। अगर मैं इस्लामाबाद में खुद को रजिस्टर करता हूं, मेरा परमानेंट रिहाइश क्या है, कोयटा है, तो कल को अगर मुझे इशू आता है, मुझे बार बार इस्लामाबाद ना आना पड़े। वाईफाई का आईटी आप इधर टैली कर ले, फिलहाल ये आपको फेसबुक अकाउंट बनाया आपने, उससे आसान है। आईटी मीडिया हाँ बस आईटी कैसे करते सर अगर आप आए और रजिस्ट्रेशन थोड़ा सिखा दें इनको, ठीक है। ये मेरे सीनियर है एडवोकेट मोहम्मद शफीक साहब, तो ये आपको एनटीएन रजिस्ट्रेशन सिखा देंगे, ठीक है सर, आए। ये
अच्छा, जिस तरह सुदेश भाई ने स्टार्ट किया हुआ था कि इंडियन को फर्स्ट टाइम आप कैसे देखो, कभी भी अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो कहते हैं कि हमें पहली दफा रजिस्टर करवा लो, हमने वीआर के साथ रजिस्ट्रेशन करवानी, तो सबसे पहले अगर आपको कोई अपना सीएनसी प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि सबसे पहले जब क्लाइंट आपको आता है तो उसको आपने ब्रीफ कैसा करना है वो तो अलग सी चीज है, लेकिन हम अभी रजिस्ट्रेशन पे बात करेंगे। अगर एक बंदा आप देखना चाहते हो कि वो रजिस्टर है कि नहीं, तो आपने नीचे आईरिस पे आके ये टेक्स्ट प्रोफाइल इंक्वायरी देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर आपने उसका सिनेसी सेलेक्ट करना है। सिनेसी उसका डाल लेते हैं, सपोज मैं अपना सिनेसी डाल लेता हूँ इधर, कैप्चा एंटर करके देख रहे हो मैं ऑलरेडी रजिस्टर हुई बीआर के साथ। अब अगर एक बंदा फ्रेश है, वो रजिस्टर नहीं है बीआर के साथ, तो उसके लिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, और एक बंदा है वो रजिस्टर है बीआर के साथ लेकिन उसका पासवर्ड आपके पास नहीं है, ठीक है। अब हम पासवर्ड रिकवरी पे बात नहीं करेंगे, वो अलग टॉपिक है, हमने न्यू रजिस्ट्रेशन पे आएंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पर एक बंदे का सीनीसी नंबर डालना होगा। सपोज एक बंदे वो कहते हैं मैं आपको रजिस्टर नहीं करवाता, एक बंदा मुझे सीनीसी दे रहे अपना, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है, सीनीसी आपके पास, दे दे मुझे अपना सीनीसी। ठीक है, जिस तरह के मैंने आपको बताया पहले कि सबसे पहले उनको देखना है कि वो रजिस्टर है कि नहीं। अब मैं इसका देखता हूँ कि वो रजिस्टर है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर आप एक दफा प्रोसेस कर लो, एक बंदा ऑलरेडी रजिस्टर है वहां ऊपर रजिस्ट्रेशन में आप प्रोसेस कर लो, तो दोबारा आपको आना पड़ेगा यहाँ पास फॉरगेट पासवर्ड पे और पासवर्ड रिकवरी पे, ठीक है। तो बेहतर तरीका ये है कि आप पहले उसको चेक कर लेके आओ वो बंदा ऑलरेडी बीआर के साथ रजिस्टर है कि नहीं, ठीक है। अब ये भी बीआर के साथ रजिस्टर है, आपने करवाई रजिस्ट्रेशन बीआर के साथ। अक्सर पहले इस तरह होता था कि बहुत से लोगों को पता नहीं होता था कि हमें बीआर के साथ रजिस्टर्ड है कि नहीं, स्पेशली जो लोग इंतकाल रजिस्ट्री के केसेस में किसी का इंतकाल रजिस्ट्री करवाते थे तो उनका पता नहीं होता, उसको टैक्स अपने जेब में डालने के लिए उसको रजिस्टर करवाते हैं जबरदस्ती। लेकिन अभी रिसेंटली बीआर ने इसमें ये चेंजेस की है कि अगर आपका अपने सिनेसी पे, ठीक है, अच्छा, अभी लाइफ टाइम, जब बंदे का उम्र 60 साल से ऊपर जाए तो उसका फिर लाइफ टाइम सिनेसी बनता है, ठीक है। अगर आपका लाइफ टाइम नहीं है तो आपने यहाँ पर अपना डेट मेंशन करना है, एक्सपायरी डेट, आपकी सिनेसी का एक्सपायरी डेट क्या है मुझे बता दें। अगर आप ये एंटर ना करो, ठीक है, या गलत एंटर कर लो, तो आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, आपकी रजिस्ट्रेशन फेल्ड होगी, आपको ये बताएगा कि सिनेसी एक्सपायरी डेट फेल्ड, ठीक है। अब ना मुझे एक्सपायरी डेट बताओ सिनेसी की। एग्जैक्ट तो नहीं यार, आप जून 2013 कर रहे थे। ठीक है, सपोज मैं कर लेता हूँ 2027 अक्टूबर 20, ठीक है। आपका नाम, इब्राहिम, IBRE चैनल। ये जो डैशबोर्ड है ये भी अभी आया था, एक महीने पहले तकरीबन आया था, ये पहले नहीं था इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट कर लेंगे हम, ठीक है। अच्छा, अभी आपका आप इंडिविजुअल है, सही है, अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, ठीक है। लाजमी बात है आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, ठीक है, फिर यहाँ पर आपने मेंशन करना है हाउस, रेजिडेंशियल है तो ऑफ कोर्स हाउस ही होगा, ठीक है। अच्छा, इसका भी इस काम नहीं करा, चलो छोड़ देते हैं, ठीक है। अपना स्ट्रीट नंबर वगैरह, ये मैं से रैंडम डाल रहा हूँ, लेकिन आपने अपने एड्रेस को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है। लेकिन आपके सिनेसी से एड्रेस थोड़ा भी मुख्तलिफ हो तो आपका फिर इनवैलिड रिकॉर्ड आएगा लास्ट में। अगर आपकी वेरिफिकेशन नादरा से होगी तो इनवैलिड रिकॉर्ड बताएगा आपको, तो फिर आपकी फिर भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर आपने सिटी सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, एरिया हाउसिंग सही है,
ये लैपटॉप काम नहीं कर रहा है इसका। ठीक है। अच्छा, अभी आपने यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। क्यों? अच्छा, मोबाइल नंबर का और ईमेल का सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ आपकी पासवर्ड रिकवर, पासवर्ड की हद तक। ठीक है, सपोज मैं आपको डालता हूँ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, पहले अगर आपका जो पुराना वाला डैशबोर्ड था उस पर अगर हम हमारा नेटवर्क चेंज हुआ होता है तो फिर आपका ओटीपी नहीं जाती थी। अगर यहाँ पर आपका नेटवर्क चेंज भी हो तो फिर भी आपकी ओटीपी जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक और ऑप्शन है इसमें, इज दिस मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड अगेंस्ट योर सिनेसी। अगर आपका अपना मोबाइल नंबर नहीं है और किसी फैमिली मेंबर के नाम पे करवाना चाहते हो तो आप यहाँ पर उसकी डिटेल आपने देनी होगी कि नहीं ये मेरा अपना नहीं है। यहाँ पर आपने अपनी सिनेसी जो फैमिली मेंबर है जिसके मोबाइल फोन पे ओटीपी जानी है, ठीक है, उसका मोबाइल नंबर उसकी सिनेसी एंटर करके फिर नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट करके आपकी ओटीपी चली जाएगी। फिर आपने ओटीपी जब आपके जीमेल और मोबाइल पे चली जाएगी वो ओटीपी आपने यहाँ पर एंटर करना है। अब तो हम ओटीपी नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास प्रॉपर एक शादी कार्ड नहीं है जिसकी हम रजिस्ट्रेशन करवा सके। ओटीपी जब आप एंटर करोगे तो दूसरा डैशबोर्ड आएगा, वहां पर आपने खुद पासवर्ड सेलेक्ट करना है। पहले इस तरह होता था कि वो खुद आपके जीमेल पे पासवर्ड भेजता था, पिन और पासवर्ड दोनों। अभी आपने खुद पासवर्ड भी देना है और पिन भी देना है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गई रजिस्ट्रेशन की बात। रजिस्ट्रेशन में अगर किसी को कोई मसला हो तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं ऑनलाइन वालों को। अच्छा, इसका लैपटॉप का डैशबोर्ड काम नहीं कर रहा। अच्छा, इसका ये लैपटॉप का कीबोर्ड काम नहीं कर रहा। अच्छा तीन का कीबोर्ड, जी, तीन का यूज करने के लिए। हाँ ठीक है। कीबोर्ड भी काम करता है। इसका देख ले कीबोर्ड काम नहीं कर रहा। इसी लगा उसमें। हाँ तो इसको कहते हैं। हाँ ठीक है, स्क्रीन कीबोर्ड काम कर रहा है इसमें। हम्म ठीक है। हम्म, ये आ रहा। Yes, yes. ठीक है, सही। ठीक। अच्छा, जब आप आपका अकाउंट बन गया आईआरएस पे, आपकी इनिशियल रजिस्ट्रेशन हो गई 181 के अंदर, ठीक है, फिर आपने अपना लॉगिन यहाँ से करना है। जो पासवर्ड आपने दिया हो, ठीक है, वो आपका पासवर्ड होगा और आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपकी सीएनआईसी होगी। अब यहाँ पर मैं अपना अकाउंट जो है वो एंटर करता हूँ आईआरएस का। अच्छा, मेरा अपना पासवर्ड मैं भूल गया हूँ, उससे गलत आ रहा है। ठीक है, मैं अपने क्लाइंट का एंड कर देता हूँ फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, ताकि आपको जो आपने अभी तक सर ने आपको पढ़ाया, जितने भी सोर्स हेड जो थे आपको दिखाए, सोर्स ऑफ इनकम जहाँ पर कौन सा इनकम डिक्लेयर करना होता है, सोर्स ऑफ इनकम कौन कौन से होते हैं, तो सिर्फ उसी चीज को मैं आपको प्रैक्टिकल सिखाने के लिए एक अकाउंट खोल लेता हूँ। अभी मेरा अपना ही नहीं खोल रहा, लेकिन मैं अपने क्लाइंट्स का एक खोल लेता हूँ, अभी कोशिश करता हूँ।
अच्छा, ये मैंने क्लाइंट का जो है वो ओपन कर दिया उसका रिटर्न। उसका जो आयरिस के साथ मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी रिसेंटली, मैंने उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई थी, रिटर्न भी सबमिट करवाई थी। लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए, जिस तरह आपको सर ने थ्योरेटिकल तो बता दिया, प्रैक्टिकली मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करा देता हूँ उसका। ठीक है, उसका जो मैंने रिटर्न तो सबमिट करवाया, मैं एक रिटर्न उसका खोल लेता हूँ, आपको बताता हूँ कि उसका हमने कैसे उसका इनकम डिक्लेयर किया हुआ है। एक तो बात यह है कि जब आपकी कोई रिटर्न या गोशवार जमा हो, ठीक है, तो वो आपके आएंगे कंप्लीटेड टास्क में, कंप्लीटेड टास्क में डिक्लेरेशन में। यहाँ पर मैंने एक क्लाइंट का एक जमा किया था इसका। अच्छा देखो, अभी जो सर ने लेक्चर दिया आपको, तो वही चीज प्रैक्टिकल यहाँ पर है। ठीक है, आपके जो डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम थे, वही आप ये देखो साइड पे आपको आ रहा है। ठीक है, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, ठीक है, फॉरेन सोर्स, एग्रीकल्चर, ठीक है, टैक्स चार्जेबल पेमेंट हो तो दूसरी चीजें। अब सपोज एक बंदा है, उसकी सैलरी इनकम है। अब तो एक बात याद रखना कि सैलरी इनकम लाजमी नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट हो। ठीक है, तो सिर्फ वही उसके जो इनकम टैक्स रिटर्न्स होंगे वही हम सिर्फ यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे, नहीं। हर किस्म का बंदा, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, लेकिन वो लेता सैलरी हो, जिस डिपार्टमेंट के साथ हो, जहां भी हो, ठीक है, जिस भी एम्प्लॉयज के साथ वो अटैच हो, तो उसकी सैलरी हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। अच्छा, ऑलरेडी इसका रिटर्न हो गया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपने उसकी रिटर्न डिक्लेयर करनी होगी, जो यहाँ पर मैंने एरो लगाया हुआ है। ठीक है, अच्छा, प्रॉपर्टी इनकम। ऐसे ही है। जमाल के लिए आप लोग सर अभी समझाने लगे सर, लेकिन समझ का नहीं आता सर करते क्या है समझाने के टाइम। क्या हाल चाल है जी? थैंक यू भाई, ये ऐसे होता है। भाई मैं भागा भागा आया हूँ, काम देखी कर रहे हैं। हाँ जी, आप साइड पे आ जाइए। ओके, बस ये फिजिकल लिमिटेशन हो गई, बस आप चेक कर सकते हैं। मैंने एक रिटर्न कर सकता। कंप्लीट हो चुका है। हाँ, थैंक यू। मुझे बताएं बस वो इनिशियल हो गए बस। सर कैसे है? हाँ सर, अच्छा, लेक्चर तो आप दे चुके हैं। हाँ सर, बस वो एक रिटर्न खोला था, उसको प्रैक्टिकल। Expertise, something that you want to share regarding your past, and anything that you want to inspire the young audience with.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, स्वदेश ने आपको माशाल्लाह मुझे काफी कभी गुमान है और इम्कान है कि काफी डिलीवर किया होगा। रिकंसिलिएशन का आपने कंसेप्ट दिया इनको? Some basics होते हैं अभी तक, जो Indian registration and heads of income, taxable income. अच्छा, ठीक है, लॉ से लिंक किया उसको। बिल्कुल सर। चलिए जी, मैं एक कंसेप्ट आपको दूंगा। ये वो कंसेप्ट है जो मुगला कम्युनिटी को काफी तंग करता है, और थोड़ा सा इसका लिटिल बिट जो ताल्लुक है, जो रेलिवेंस है, वो किसके साथ है जी? वो हमारा मैथमेटिक्स के साथ है। ठीक है, मैथमेटिक्स या अकाउंटेंसी इज अ बैकबोन ऑफ टैक्सेशन लॉ। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एलएलएम टैक्सेशन लॉ में होता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करती कि अगर आपने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई तो आप एलएलएम टैक्सेशन लॉ में नहीं कर सकते। अच्छा, वो कहते हैं कि आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग नहीं पढ़ाई जाती, तो कहते हैं सॉरी, आप पहले हमारा एक सेमेस्टर लें अकाउंट्स का, देन आप आ जाएं इस तरफ। फजान ऊपर से ना ले आओ यार, इसको मैं साफ कर लूं। ठीक है, वो कहते हैं जी आप क्या करें, आप ये करें कि अकाउंटिंग पढ़ें। मैंने कहा यार मैंने लॉ तो किया हुआ है, लेकिन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, लॉ के अंदर वो मैंने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी। उसने कहा मानते हैं आपको अकाउंटिंग आती है, आप क्या करें, पहले हमें अकाउंटिंग का हमारा पेपर पास कर लें तो आप एलएलएम कर लें। यानी कि पहली बात तो ये है, चूंकि माशाल्लाह आप सारे लोग यंग लोग, इन लोगों ने क्या करना है, आगे कॉर्पोरेट प्रैक्टिस में जाइएगा। मैं आज ही एक वो वीडियो देख रहा था, बाकी मैं अपने दिखा रहा था किनको जी, जुया साहब किधर है जी? मैं इनको वीडियो दिखा रहा था, सुदेश साहब आप लोग को भी दिखाने के लिए है। आप लोग का असल इम्तिहान अब स्टार्ट होने जा रहा है, अब ट्रस्ट कीजिए, वाकई असल इम्तिहान अब स्टार्ट होगा। क्यों? एज यू आर डन योर ग्रेजुएशन, तो हम लोग ये सोचते हैं कि यार ज़िंदगी आसान हो गई। यकीन कीजिए कि ये सबसे बड़ी हमाकत है। हमने मैट्रिक की तो हमें कहा गया कि आगे पढ़ाई आसान है, आगे गया तो उन्होंने कहा पढ़ाई आसान है। यूनिवर्सिटी में आगे, यूनिवर्सिटी में तो मुश्किल है ही नहीं, जो एक्चुअल बात है, जो टीचर ने पढ़ाया उसी के अंदर से आपका पेपर है और ऑल डैट। लेकिन एक बात याद रखिए कि आप लोगों में से मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग, लेकिन बड़े सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिलीज उनको देख रही हैं, जिनके बड़ों की उनसे एक्सपेक्टेशंस है। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब बात करने का मकसद क्या है कि हमें ना भी देख रही हूँ। मेरे एक दोस्त है, काफ़ी मोटी पार्टी है, काफ़ी अमीर है, तो मैं उसको कहता हूँ, वो कहता है बिशार साहब वो फलाना ये वो मशे मुझसे करता है, तो मैं कहता हूँ व्हाट इज़ योर वर्थ, आपकी वैल्यू क्या? मैंने कहा इब्राहिम साहब, मैंने कहा आप बताइए व्हाट यू हैव अचीव्ड। आपके दादा, आपके वालिद अरबपति हैं, वो करोड़पति हों, खरबपति हों, आप क्या हैं? आपने क्या अचीव किया है? यकीन कीजिए कि जब आप अपना कुछ गोल्स बनाएंगे, जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी ना, वो कहीं भी नहीं मिल सकती, कहीं भी नहीं मिल सकती। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि आपको वो सेटिस्फेक्शन खुशी दुनिया के दे। आपके अपने गोल्स होने चाहिए, ठीक है? अब इसमें वो वीडियो में क्या थीम था, वो कहता जी चूंकि आप सारे लोग वकील ही बैठे हुए हैं, उस वीडियो को लगा लेना ज़्यादा बेहतर है, अच्छी चीज़ भी है, और आप अलाउ करेंगे और नाराज नहीं होंगे तो। If it is positive. यार अभी वो स्टार्टिंग है ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा। भाई साल हो गए तेरे को कहते कहते, अब तो शर्म कर ले। बेटा ये वकील की जगह कुछ और बन जाता, कम से कम रिश्तेदारों से ताने तो नहीं सुनने पड़ते। और पढ़ा ले इसको। भाई कमाई ना सिर्फ कॉर्पोरेट लॉयर्स की है, या फिर जिसके नेटवर्क हो, वरना लोग बता लगने वाली है, तेरा सलाम ना मैं कम में करवा दूंगा, कोई जिंदगी है। सब लोगों ने, आप लोगों में से लॉ की डिग्री अचीव कर ली है। याद रखिए, ये मैं ये किसी प्रैक्टिस को बुरा नहीं कहता, बट सब लोग मुझे कहते हैं कि आप वकील नहीं हो, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट के काम करता हूँ, क्योंकि मुझे तो क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ ना तो उससे मोहब्बत है, ना मैं करना चाहता हूँ, ना मेरी प्रैक्टिस है, ना मुझे उसका काम करना है। लोग उसको वकील मानते हैं जो क्रिमिनल का, सिविल का काम जानता हो।
बट उसमें पैसा क्या है? आप दुनिया का डायनामिक्स चेंज होने जा रहा है। अब क्या होने जा रहा है कि आपका पोस्ट कोविड, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, पूरी दुनिया के अंदर आप, मैं कहूंगा कि आप लोगों को सिर्फ टैक्स लॉ नहीं सीखना, आपको अकाउंटेंसी भी सीखनी है, आपको कंपनी लॉ भी सीखना है, आपको दुबई का टैक्स भी सीखना है, यूए का टैक्स सीखें, आप यूके का टैक्स सीखें, आप यूएसए का टैक्स सीखें। अच्छा, हमें फायदा क्या होगा उसका? फायदा ये होगा, यकीन करें कि कोई भी बंदा हमारे पास आएगा, अकाउंट्स उसको बनाने नहीं आते ना, आप लोगों को अकाउंट्स बनाने भी आप उनके बनाएं। मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ, सॉफ्टवेयरों का जमाना है, वो अकाउंटिंग जिन लोगों ने पढ़ी हुई है ना, जो कहते हैं बीकॉम किया हुआ है, एमकॉम किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, कोई काम की चीज नहीं है, वो बड़े सारे लोग घूम रहे हैं। अच्छा, जो लोग फर्ज करें कि ये लेटेस्ट टूल्स आईटी से कनेक्टेड है, आपके कंपनी लॉ के अंदर पता नहीं कितना कुछ पड़ा हुआ है, यकीन करें एक फील्ड भी अब बना लेंगे ना, बहुत आगे जाएंगे। बट हमारे लिए राइट नो एक मार्केट के अंदर पोजीशन ग्रैब करना, मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स की बात कर रहा हूं। अब इब्राहिम साहब कहें कि मेरे वाला साहब का तो इतना बड़ा नाम है, तो जी उनकी ये तो इतनी अच्छी प्रैक्टिस है, इस बंदे को एक कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल है हमसे। मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूं, तो मेरे लिए स्ट्रगल करना ज्यादा मुझे करनी पड़ेगी। लेकिन इब्राहिम को फायदा क्या होगा कि इब्राहिम साहब की जो वाला साहब के जितने भी नेटवर्क में वो क्लाइंट्स हैं, वो सारे के सारे इसके पास हैं। आगे बहुत नालायक होगा अगर ये उन क्लाइंट्स को ग्रैब ना कर पाए, बल्कि उनसे और काम ना निकाल पाए। बड़ी अच्छी लगी इनके वाले साहब की चीज, वो एक दफा कोई मैटर था, तो वो उधर से कहाँ से आए थे, आई एट से, स्पेशल यहाँ पे आ गया, भाई ये मुझे प्रपोजिशन बताएं। अच्छा, मैं ये कहूंगा कि अब हमें एक इस दुनिया से निकलना है ट्रेडिशनल वकालत से। हमें अपने आप को, आप करना चाहते हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूं, बट मेरे कहने पे थोड़ा सा कॉर्पोरेट साइड पे आ जाइए। अब बड़े सारे लोगों को कॉर्पोरेट का पता ही नहीं है, कॉर्पोरेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंपनी लॉ शामिल नहीं है। अगर मैं कंपनी लॉ की बात करूं, यकीन कीजिए कि आपके इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन, कंपनियां शेयर इशू कैसे करती हैं, कंपनियां शेयर इशू करने के बाद बाय बैक कैसे करती हैं, कंपनियों के प्रोविडेंट फंड कैसे चलाए जाते हैं, कंपनियां अपना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हुए क्या प्रोसीजर फॉलो करती हैं, ठीक है। उसके बाद फर्ज करें कि कोई कंपनी बनाते हैं, तो कंपनियों के टाइप्स क्या है, एनजीओ की, एक सिर्फ एनजीओ बनाते 7-8 लाख रुपए फीस है। आप बड़े से बड़े वकील देखें ना कि क्या पैसे ले रहे हैं। एक रेफरेंस हाईकोर्ट में फाइल करें, बेस जो मिनिमम फीस है, वो, मैं थका हुआ वकील इसलिए कहूंगा कि जो बिल्कुल बस चीजें जानता है, अभी बहुत उसकी प्रैक्टिस नहीं हुई, तो वो भी 4-5 लाख रुपए लेगा, ठीक है। लेकिन उसको एसओपीज प्रोसीजर आते हैं, तो आप इस तरफ अपना फोकस कीजिए, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, टैक्स लॉ बहुत बड़ा स्कोप है आपका। लेट्स सपोज कि यूई टैक्स का, अभी मेरे एक दोस्त से बात हुई, उसने कहा विशाल साहब मैं अब आपके साथ मजीद नहीं बढ़ाऊंगा लाहौर में। हसन साहब आए, मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा सर मेरा यूएई की कंपनी ने पाकिस्तान में ऑफिस बनाया है, उसका मैं हेड लग गया हूँ लाहौर के अंदर, उन्होंने हेड ऑफिस खोला है, तो वो सारा, मैंने कहा यहाँ पे क्यों काम देंगे? उन्होंने कहा वहां पे जो लोग यहाँ से वहां जाते थे तो काम, वो कॉस्ट ज्यादा सैलरी लेते थे। उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर अपना ऑफिस बनाओ, जिसको हम बैक ऑफिस कहते हैं। तो अब ये बैक ऑफिस का यूके वालों की कितनी कंपनियां यहाँ पे हैं, अच्छा यूएसए की कितनी कंपनीज हैं, यूई वालों ने इतनी कंपनीज खोल ली, ठीक है, कनाडा की कितनी कंपनीज हैं। तो रिकमेंडेड क्या है कि अब आप वो पुराने वाले लोगों से बाहर निकल आए, पुरानी सोच से बाहर निकल आए। आप सारे लोग वो हैं जो टेक्नोलॉजी लिटरेट हैं। लेकिन उसके साथ मैं एक छोटा सा कंसेप्ट दे के मैं ज़्यादा लंबी बातें नहीं करूंगा, बोर भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो लेटेस्ट अब टाइम है उसके अकॉर्डिंग चलेगा, आपने प्रैक्टिस में जाना है। और ट्रस्ट कीजिए कि अगर प्रैक्टिस में नहीं भी जाना, आगे आप कंपटीशन एग्जाम का आपका इरादा है, अच्छी एकेडमी ढूंढिए, अच्छा मेंटोर ढूंढिए जिसको देख के आप मोटिवेटेड हो, ना कि आपका मेंटोर ही ऐसा हो कि जिसको आप देख के आप कहेंगे यार ये, होता है क्लास में हम टीचर आते हैं, हम कहते हैं यार ये क्या, मतलब कसम से बंदा बैठा होता है बस, ठीक है अटेंडेंस है ये है। कुछ लोग आते हैं, हम उनसे इंस्पायर होते हैं, उनसे टाइम लीजिए, उनके साथ बैठिए, उनसे मशवरा लीजिए, उनको के साथ थोड़ा टाइम चाहिए। मैं कोई अपना काउंसलिंग करवाना चाहता हूँ, आपको मेंटोरशिप लेना चाहता हूँ आपसे, यकीन कीजिए कि एक वक्त के बाद आपको अपने अंदर एक बेहतरी महसूस होना शुरू हो जाएगी। मैं आपको एक कंसेप्ट दूंगा, सुदेश साहब ने बड़ी सारी चीजें आपको बताई होंगी, वो है फर्स्ट रिटर्न का कंसेप्ट। फर्स्ट रिटर्न, इसके अंदर बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, बहुत गलतियां होती हैं। ऑनलाइन में भाई आवाज आ रही है मेरी, आप लोग को कंफर्म कीजिएगा प्लीज।
यस सर। ये सर आ रही है। चलिए, थैंक यू। अच्छा जी, हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट रिटर्न को। फर्स्ट रिटर्न का मतलब ये है फर्स्ट, किसी भी बंदे की जिंदगी में पहली दफा फाइल किया जाने वाला रिटर्न। मेरा फर्स्ट रिटर्न से मुराद ये है कि जिंदगी में फर्स्ट टाइम फाइल किया जाने वाला रिटर्न। बता दें जी सर बता दें। कि नहीं बताना? सर आप बता दें। नहीं, मैंने कहा बता दें या नहीं बताना? खत्म कर दिया? नहीं बता। चलो खत्म कर देते हैं, ठीक है। बता दें? अच्छा जी, फर्स्ट रिटर्न की अगर हम बात करें तो आप कहेंगे जिंदगी में पहली दफा रिटर्न फाइल, पहली दफा किया जाने वाला रिटर्न, इससे पहले कभी रिटर्न फाइल नहीं किया। इस रिटर्न में इतनी गलतियां होती हैं कि आपका नोटिस बड़ी दफा कंफर्म होता है कि आपको नोटिस आएगा। लेकिन उस केस में अगर ये रिटर्न प्रॉपर ना भरी जाए, प्रॉपर भरी जाए तो हम इसको प्रॉपर जस्टिफाई कर सकते हैं। कैसे? आप इमेजिन कीजिए कि मैं सुबह घर से निकलता हूं और मेरी जेब में 200 रुपए होते हैं। मैं घर वापस आता हूं तो मेरी जेब में 20,000 रुपए होते हैं। मुझे घर वालों ने कहा कि आपने पूरे दिन में क्या किया? मैंने कहा मैंने मजदूरी किया और 1,000 रुपये मैंने कमाया। उन्होंने कहा खर्चा कितना किया है? मैंने कहा जी 500 रुपये का खर्चा हो गया है। मेरी जेब में होने कितने चाहिए? मेरी जेब में सर होने चाहिए 700 होने चाहिए, लेकिन है कितने? 20,000। अच्छा, अब मेरे वालिद साहब ने बुलाया या वालिदा ने बुलाया, उसने कहा भाई ये फर्क क्यों आ रहा है? बिल्कुल इस तरह से FBI भी आपको बुलाता है, को कहता है कि आपने के पास था इतना, इतना आपने कमाया और इतना खर्च कर दिया, होना इतना चाहिए, इतना फर्क क्यों है? अच्छा, इसमें याद रखिएगा ये जो जब भी फर्क आएगा आपके एसेट्स में इंक्रीज आएगा, उसकी चंद वजूहात हो सकती हैं। अदरवाइज अगर फर्क आपने वैसे लिख दिया तो याद रखें कि नोटिस के ऊपर आप उस बंदे की क्या कर दें, माबैनी कर देंगे, उसको आप टैक्स कंफर्म लगवा देंगे। कैसे? मैंने कहा भाई ये जो फर्क है, कितना फर्क है जी? 20,000 माइनस 19,300। मैंने कहा ये मैंने लोन लिया किसी से। FBI कहता है ठीक है मान लेते हैं लोन लिया। क्या आप